बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम ओरल हेल्थ की बात करने जा रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो है ओरल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि हम वैसे तो और सारी बीमारियों पर बहुत बात कर रहे होते हैं और इसके अलावा डिसऑर्डर्स पे भी बात कर रहे होते हैं, डिजीज़ पे भी बात कर रहे होते हैं, पर हम लोग ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे डेंटिस्ट्री है या फिर आपकी ओरल हेल्थ है वो कितनी वैल्यूएबल है उस पर हम ज़्यादा फोकस्ड नहीं करते, जिसके बाद जो है फिर बाद में बहुत सारे डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमने दो माहिर डॉक्टर्स को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है जिनकी स्पेशलिटी जो है वो डेंटिस्ट्री है, और वो आज हमें बताएंगे कि ओरल हेल्थ हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ओरल हेल्थ की केयर ना करो तो आपको कितने सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम इनवाइट है डॉक्टर साजिदा सलीम। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम इन माय प्रोग्राम। एंड दूसरा हमारे साथ जो है नुमान शेरादी, डॉक्टर नुमान शेरादी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, वार्म वेलकम इन माय प्रोग्राम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू, आप लोग जो है वो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और दूसरा जो है आप लोगों ने इस टॉपिक पे बात करने को मदऊ किया। डॉक्टर साहब, आपसे मैं शुरुआत करूंगी कि जैसे कि ओरल हेल्थ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, एंड दूसरा जो है वो हम लोग इतना इंपॉर्टेंस इसको नहीं देते हैं, और स्केलिंग और ये सारी चीज़ें हमें प्रोसीजर्स का पता भी नहीं है लोगों को कि कितना करवाना चाहिए, कितना फ्रिक्वेंट जाना चाहिए, डेंटिस्ट्री के विजिट्स कितने करने चाहिए। इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को ज़रा बताइएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये। बिल्कुल जी, मैं आपको बताऊं कि डेंटल प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा कॉमन है हमारी सोसाइटी के अंदर कि इवन हर तीसरा शख्स दांतों की प्रॉब्लम्स के अंदर शिकार है इसका। दांतों के अंदर, दांतों में खाना फंसना, चबाने खाने के दौरान खाना फंसना, दांतों के मसूड़ों से खून आना, ब्लीडिंग होना, या दांतों में सेंसिटिविटी होना, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, बहुत कॉमन डिजीज़ जो हमारी सोसाइटी के अंदर है, और हर तीसरा शख्स किसी न किसी तरह डेंटल प्रॉब्लम्स की कंप्लेन के अंदर है। तो इसमें यह कि ये थोड़ी सी अवेयरनेस नहीं है, और थोड़ा हम दांतों की प्रॉब्लम्स को फोकस नहीं करते, एक तो उसको बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते, हम सीरियस नहीं लेते। और दूसरे देखें सर, हम लोग नॉर्मली जो अक्सर औकात लोग अपनी रूटीन टेस्ट करवाते हैं, तो वो आपने अपना HP देख लिया, विटामिन D देख लिया, और ये सारे जो, अगर मैं भी अपने आप को भी देखूँ तो मैं मतलब फ्रिक्वेंटली मैं जो करवाती हूँ ये नॉर्मली टेस्ट करवा रही होती हूँ। बट जो ओरल हेल्थ है, यानी स्केलिंग हो गया, फिर आपकी डेंटल जो इश्यूज आ रहे हैं उस पर हम लोग नहीं फोकस कर रहे होते, क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं कर रहे होते। जब तक आपको कोई चीज़ टीज नहीं करती ना तब तक आप उसको ठीक नहीं करते हो। तो इसका ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कितना फ्रिक्वेंटली आपको विजिट्स करने चाहिए। बिल्कुल, विद नो रीज़न, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है दांतों के हवाले से, फिर भी एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने के बाद डेंटिस्ट को विजिट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दांतों की प्रॉब्लम, दांत चूंकि जब तक पेन नहीं होता हम दांतों के बारे में कंसर्न नहीं बिल्कुल होते। सेम। तो जब वो पेन होता है तो उस वक्त तक देर हो चुकी होती है। दांतों में कभी भी खाना फंसना शुरू हो, दैट इज एन अलार्मिंग कंडीशन, ये प्रॉब्लम है। अगर थोड़ा खाने का रेशा भी फंस रहा है, गोश्त भी फंस रहा है, वो आगे चल के पॉकेटिंग कॉज करेगा, वो केरीज होंगी, वो दांत जाया होने का खतरा होता है, या दांत की रूट कैनाल की तरफ वो चीज जा सकती है। इसी तरह अगर दांत सेंसिटिव है, दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो रहा है, तो ये इग्नोर करने की चीज नहीं, इट इज एन अलार्मिंग कंडीशन। फौरी तौर पर हमें डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। या अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, दैट मीन्स आपकी ब्रशिंग प्रॉपर नहीं है, या कोई ऐसी हैबिट्स हैं जिसकी वजह से आपके मसूड़े प्रॉब्लम में है। तो ये छोटी छोटी चीजें जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये इग्नोरेंस आगे चल के ज्यादा कॉस्टली भी होती हैं और ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक भी होती हैं। तो इसलिए हमें टाइमली डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी हो रही तो फिर भी 6 मंथ्स में डेंटिस्ट को जरूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि अगर दांतों के दरमियान कोई प्रॉब्लम है, कोई कैविटी हो रही है, समटाइम्स छोटी पिन पॉइंट एंट्री की तरह पिट्स कैरीज हो जाती हैं, या छोटे छोटे दांतों में प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाते हैं जो हमें अपेरेंटली दिख नहीं रहे होते, क्योंकि जब तक हम मुंह खोल के देखे नहीं हमारे दांत दिखते नहीं है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है और आपके नोटिस में नहीं है, फिर भी उसको चेक कराने के लिए डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। और आपने जैसे कहा कि हम इतना सीरियस नहीं लेते, हम तो देखते हैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान कि किसी के हाथ में दर्द हो या पैर में दर्द हो, कोई अपना हाथ नहीं कटवाता कि दर्द है काट दें हाथ। लेकिन हमारे यहाँ बड़े कॉमनली लोग कहते हैं दांत में दर्द है दांत निकाल दें। वो इसको बॉडी पार्ट ही नहीं समझते कि इसके निकालने से कोई प्रॉब्लम है। तो दांत का निकालना ये वो कोई आसान चीज़ नहीं है, एक आपका बॉडी ऑर्गन है, एक बॉडी पार्ट है। ये एक दांत जो निकाल दिया जाए फिर उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती, उसके कोई नेमुल बदल नहीं है। हम महंगे से महंगा, अच्छे से अच्छा रिप्लेसमेंट वहाँ पर लगवा लें, इम्प्लांट लगवा लें, डेंचर्स लगवा लें, वो नेचुरल टूथ जैसे फंक्शन नहीं करते। इवन बहुत से लोगों को तो हमने देखा है कि वो सालों साल दांत, एक दफ़ा अगर कोई प्रॉब्लम हुई दांत वो निकलवा देते हैं और फिर वो रिप्लेस भी नहीं करते। वो जहमत ही नहीं करते ये सोचने की
कि इसकी जगह दूसरा दांत लगना भी ज़रूरी है, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस शुरू हो जाते हैं। फिर वो एक दांत निकलने के बाद फिर वो दूसरे दांत, तीसरे दांत में प्रॉब्लम शुरू हो जाती। जिस जगह से वो दांत निकलता है तो उसकी जो एनेटमी स्पेस खाली होती, तो उसके दोनों नेबरिंग टूथ उस जगह झुक जाते हैं, उस दांत की जगह को फिल करने के लिए झुक जाते हैं। जो उसके ऑपोजिट आर्च का दांत होता है, अगर आपने नीचे का दांत निकलवा दिया है तो उसके ऊपर का दांत लटक के नीचे आ जाता है, क्योंकि काउंटर पार्ट नहीं होता उसको रोकने के लिए। तो इस तरह से एक दांत निकलवाने की वजह से 3 दांत आपके कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में आ जाते हैं। इसके अलावा जब वो दांत निकल जाते हैं तो फिर बाकी के दांत पीछे की तरफ झुक जाते हैं। जैसे एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जिस तरह एक बुक शेल्फ से हम किताब निकाल लेते हैं तो बाकी किताबें झुक जाती, इसी तरह से हमारे दांत, सामने के दांत पीछे के दांत निकलवाने की वजह से वो पीछे की तरफ टिल्ट हो जाते हैं। तो ये दांतों में यूं इस तरह से गैपिंग आ जाती है, वो हर दांत के दरमियान खाना फंसने की, गोश्त के रेसे फंसने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती। तो ये प्रॉब्लम हर दूसरी चीज़ों से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर दांतों में खाना फंसने की प्रॉब्लम है तो उसको टाइमली डील कराना चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए और डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी हो रही तो कम से कम अपने चेकअप के लिए वी रिकमेंड कि एवरी 6 मंथ आप डेंटिस्ट को विजिट जरूर करें। एवरी 6 मंथ आपको जो है वो विजिट को चेक कराना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या कहते हैं कि आपको कोई डिसऑर्डर तो शुरू नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहबा आपसे पूछूंगी कि मैं स्केलिंग जो होती है वो दैट्स अब थोड़ा बहुत इन हो रही है मार्केट में, पहले तो लोगों को पता नहीं था। कुछ मिस भी इसके लिए बड़ी फेमस है, जैसे कि अगर स्केलिंग करवाएंगे तो आपके दांत कमज़ोर हो जाएंगे और आपका जो नेचुरल एक टेक्सचर होता है दांतों का वो थोड़ा कम हो जाएगा। और थोड़ा बहुत ये भी लोग कहते हैं कि स्केलिंग करवाने से इन्फेक्शन होने की भी ख़तरा है। तो इसके बारे में क्या आप बताएंगे? आप स्केलिंग क्या रिकरेंट करनी चाहिए और कितने टाइम बाद करनी चाहिए, कितने ड्यूरेशन के बाद करनी चाहिए, और नॉर्मली कोई भी शख्स जाके स्केलिंग करवा सकता है? देखिए, नॉर्मली कोई भी शख्स स्केलिंग करवा सकता है, लेकिन स्केलिंग करवाने का मेन रीज़न ये होता है कि हमारे दांतों में गंदगी लगती है। तो जिंजिवाइटिस एक इनिशियल स्टेट होती है जो गम्स में हमारे प्रॉब्लम होना शुरू होती है, हमारे गम से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और प्लस रेडनेस आना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद दांतों से मुंह से बू आना शुरू हो जाती है। तो इसके बाद ये जिंजिवाइटिस की स्टेटस होता है। जिंजिवाइटिस के बाद फिर वो पेरियोडोंटाइटिस पे चला जाता है, यानी कि आपके मसूड़े के बाद जो मसूड़ों की नीचे हड्डी होती है वो हड्डी ख़राब होने लगती है। तो स्केलिंग का मेन रीज़न ये है कि जब भी दांतों के अंदर गंदगी लगना शुरू होगी, यू हैव टू गो फॉर स्केलिंग एट एनी कॉस्ट। अगर आप स्केलिंग नहीं करवाएंगे तो वो गंदगी लगती रहेगी, इनिशियली बढ़ती जाएगी और बढ़ने के बाद क्या होगा, जो इनिशियली सिर्फ मसूड़ों तक प्रॉब्लम थी वो आपकी बोन तक चली गई, और जब बोन तक जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, दांत हिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि वक्ती तौर पे तो गंद से लगे हुए होंगे। जिस दिन सफाई होगी उस दिन वो दांत हिलना शुरू हो जाएंगे। उसका रीज़न ये कि नीचे सपोर्टिंग बोन ही नहीं है, दांतों में इतनी गंदगी लगी कि उन्होंने मसूड़ों को ख़राब कर दिया और मसूड़ों के बाद जो अंडरलाइंग बोन थी उसको ख़राब कर दिया। तो स्केलिंग के लिए आई सजेस्ट कि एटलीस्ट आपको 6 मंथ्स में अपने डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए कि वेदर यू नीड टू गो फॉर स्केलिंग और नॉट। अगर आपको स्केलिंग रिक्वायर्ड है, डॉक्टर कहते हैं कि नहीं दांतों में आपकी गंदगी लगना शुरू हुई है, तो आपको स्केलिंग लाजमी करानी चाहिए। दूसरा ये कि ये डेंटिस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा मिथ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि अगर हम दांतों की सफाई करवाते हैं तो उसके बाद से हमारे दांत हिलने में। एक्चुअली में होता ये है कि दांतों की सफाई से पहले दांत हिल चुके होते हैं, लेकिन वो सिर्फ टिके हुए आपके गन पे होते हैं। जो प्लाक कैलकुलस डिपॉजिट्स होते हैं, जितना भी टाटर होता है मुंह में, वो उससे रुके हुए होते हैं। जिस दिन आप सफाई करवाते हैं वो टाटर रिमूव हो जाता है, तो वो दांत आपको लगता है कि हिल रहे हैं। अगर इनिशियल स्टेजेस में हम इसे कंट्रोल कर लें तो ये आपके दांत अपनी जगह पे बहुत अच्छी तरह मजबूत स्टेसिस में रहते हैं, रादर देन ये कि वो हिल जाएं। प्लस ये कि नॉर्मली किसी भी बंदे को 6 मंथ में विजिट ज़रूर करना चाहिए फॉर स्केलिंग पर्पस। अगर किसी को ये कंप्लेन हो रही है कि मुंह से मुझे बू आ रही है, इट मीन्स कि उसके मुंह में गंदगी लगी है, ही और शी नीड टू गो फॉर स्केलिंग। अगर किसी को ये कंप्लेन होती है कि नहीं मुझे दांतों में मसूड़े मेरे नीचे जा रहे हैं, मुझे मसूड़ों से खून आ रहा है, इट मीन्स कि उसको चाहिए कि दांतों में गंदगी लगी हुई है, वो ज़रूर डेंटिस्ट को विजिट करे क्योंकि उसकी स्केलिंग रिक्वायर्ड है। वैसे तो मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं, एक प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं, बट स्केलिंग के लिए अंडरलाइन आपको खुद पता कैसे चलेगा, या तो आपके मुंह से ब्लीडिंग हो रही होगी, या फिर मुंह से स्मेल आ रही होगी, या दांतों में ठंडा गर्म की कंप्लेंट्स होती हैं। इसके बाद आपको पता चलता है कि आपको स्केलिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर ये इंडिकेशंस आपको फील हो रही हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। और स्पेशली आपके सराउंडिंग में अब तो ईसा डेंटल सर्विसेज बहुत सारी खुल गई हैं। ईसा लेबॉर्ट्री में डेंटल सर्विसेज की पूरी चेन ऑफ डेंटिस्ट्री की ब्रांचेस खुल गई हैं, तो आप वहाँ पर जाके अपनी ईजीली स्केलिंग करवा सकते हैं, चेकअप्स करवा सकते हैं। प्लस सबसे ज़्यादा बेनिफिट
पॉइंट वहाँ जाने का ये होता है कि अंडर वन रूफ आपको सब कुछ अवेलेबल है। इधर अगर आपको ब्लड टेस्ट कराने हैं तो वो भी आप कराएंगे, और साथ साथ आपको डेंटल डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, आप जहाँ पे जाके अपनी डेंटिस्ट्री को फोकस करें। बिल्कुल सही कह रही हैं आपके आपको अंडर रूफ जो है वो बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। और दूसरा स्केलिंग के लिए वही मैंने आपने बड़ा क्लियर कर दिया कि जो मिस है, लोगों ने कहा है कि स्केलिंग बार बार करवाते हैं तो हमारे दांत घिस जाते हैं या फिर दांतों में जो है वो कैविटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि प्लैक्स जो होता है, जो आपने बताया कि वो एक पॉकेट बन जाता है आपकी, मतलब जाहिर सी बात है अच्छी तरीके से ब्रशिंग हम नहीं कर रहे होते तो आपकी कहीं ना कहीं कोई चीज़ जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो स्केलिंग करवाने से जो है वो क्लीन हो जाते हैं दांत। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सर आप ज़रा बताइएगा कि जो वाइटनिंग प्रोसीजर होता है ये अब ज़्यादातर तो अब जाके लोग कराना शुरू हुए हैं, पहले कोई इतना नहीं था मार्केट में। तो वाइटनिंग कराने से क्या मतलब दांतों का जो है वो टेक्सचर चेंज होता है, या फिर क्या किस तरह हम इसको रेकमेंड करेंगे या किस तरह इसको प्रमोट करेंगे कि वाइटनिंग करना ठीक है, कराना ज़रूरी है, या कितनी फ्रिक्वेंटली करानी चाहिए? देखिए बिल्कुल, वाइटनिंग इज़ अ ब्लीचिंग प्रोसेस। जिस तरह हम किसी भी चीज़ को ब्लीच से साफ़ करते हैं, तो अब डिफरेंट अलग अलग लोगों में दांतों के अलग अलग शेड्स होते हैं, डिफरेंट शेड्स हैं। किसी के बहुत ज़्यादा ब्राइटर टीथ होते हैं, किसी के येलोइश टीथ होते हैं, किसी के टोन थोड़ी डार्क होती है टीथ की। तो अब जिन लोगों के दांत थोड़े येलोइश हैं, वो ब्लीचिंग के ज़रिए से उस दांत को ब्राइट एंड वाइट लुक देते हैं। ये उमूमन सेलिब्रिटीज़ में तो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। आपकी जैसे मीडिया की फील्ड से लोग हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग आजकल ये फैशन बन गई है, और अब तो ये बाकायदा ब्यूटी पार्लर्स वाले भी ऑफर करने लगे। तो ये ब्लीचिंग के लिए जो ना वो दांत का 2 to 3 टोन्स ब्राइटर लुक आ जाता है। इसके अलावा ये तो एक कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू एक। इसके अलावा जो लोग पान गुटखा खाते हैं या खाते रहे हैं, अब उन्होंने वो हैबिट छोड़ दी है, या जिनका चाय का इस्तेमाल, कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो इन सारी चीज़ों से दांतों के ऊपर एक येलोइश अपीयरेंस आ जाती है, एक लेयर बन जाती है, और उसके अंदर दांतों का कलर चेंज हो जाता है। तो बेसिकली ब्लीचिंग के प्रोसेस से ये होता है कि वो दांत की हम उसकी जो कलर है, उसकी अपीयरेंस है, उसको एक ब्राइट वाइट लुक देते हैं, और एक ब्यूटीफुल स्माइल हम रिस्टोर करते हैं। बेसिकली हमारा एक कमिटमेंट है हमारी पेशेंट्स के साथ कि वी मेक योर स्माइल बेटर। तो एक बेहतरीन स्माइल हम ऑफर करते हैं। उसके लिए ब्लीचिंग का एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, और इससे कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता, और ये जो है वो आपकी सेहत के लिए अच्छा भी है, और आपकी पर्सनैलिटी को भी काफी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा आपकी बहुत अच्छी ग्रूम हो जाए। बिल्कुल ठीक है सर, इसके बारे में और मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक की जाने चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे वाइटनिंग की, और इसके अलावा जो है हम बात कर रहे थे कि स्केलिंग कितना फ्रिक्वेंटली करवानी चाहिए। तो माहिर डेंटिस्ट हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। दे आर गिविंग अ गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट टीथ एंड ओरल हेल्थ। तो डॉक्टर साहब से हम पूछते हैं कि सर जो डिसऑर्डर्स होते हैं दांतों के, और दूसरा जो है सबसे ज़्यादा स्टरलाइजेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइक यू नो के डेंटल प्रोसीजर्स के स्टरलाइजेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। एंड हेपेटाइटिस बी, सी एंड HIV जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, वो आपके डेंटल प्रोसीजर्स के ज़रिए बहुत ज़्यादा जो है वो फैलती हैं, और हम इन चीज़ों को इतना फोकस नहीं कर रहे होते, और हमारी कम्युनिटी भी जो है वो नॉर्मली ऐसे डेंटिस्ट के पास चली जाती हैं, और जिनको स्टरलाइजेशन का इट्सेल्फ खुद पता ही नहीं होता है कि किस तरह जो है वो स्टरलाइज किया जाता है। इक्विपमेंट्स को पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो इसकी इम्पॉर्टेंस को ज़रा बताएं, हमारे व्यूवर्स को इसके बारे में आगाही दें कि अगर आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाते हो तो आप सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे ही इज़ अ रिनोन एंड ही इज़ अ क्वालिफाइड डेंटिस्ट? बिल्कुल जी, ये आपने जैसे जिक्र किया कि ये इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन एंड स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डेंटिस्ट्री के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिजीज़ एक से दूसरे को 1% टू अनदर स्प्रेड होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट्स। अगर प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं है तो किसी एक पेशेंट पे जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हुए हैं उसके अंदर ब्लड कॉन्टेमिनेशन है, जर्म्स कॉन्टेमिनेशन है, वो फिर एक से दूसरे पेशेंट में, दूसरे से तीसरे पेशेंट में ट्रांसमिट होते हैं। तो इसलिए स्टरलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन बाकी डिफरेंट, क्योंकि डेंटिस्ट्री बेसिकली एक सर्जिकल प्रोसेस है, हर छोटे छोटे प्रोसीजर भी सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, तो इसलिए हर इंस्ट्रूमेंट्स वो ब्लड कैरिंग होता है, ब्लड कॉन्टेमिनेटेड होता है, इसलिए उसको प्रॉपर वॉश करके स्टरलाइज्ड किए बगैर दूसरे पे इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अब हमारा अलमिया ये है कि सोसाइटी में एक इतनी बड़ी तादाद क्वेक्स की है, अताई डॉक्टरों की है, जिनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है स्टरलाइजेशन का,
वो सिर्फ जस्ट एक रनिंग टैप वाटर से वॉश करते हैं और दूसरे पे इस्तेमाल कर लेते हैं। वेरी वेरी लाइक यू नो कि शैम्पू थिंग, एंड इट्स अ मेजर कॉज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज के एक बिल्कुल दैट्स यू नो के सम टाइम हमारे यहाँ पर आपने जिस तरह बताया क्वैक्स की के ये तो अब शायद आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, बट ये जो पार्लर्स हैं, सैलून्स है, ये भी देयर इज अ बिग रीजन, दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस। उसमें जो दो चीज़ें जो है, दो ऐसे इदारे जिनका बताया गया था कि कम्युनिकेबल डिजीज का बहुत बड़ा जरिया बनती हैं, वो है आपका एक डेंटिस्ट्री एंड दूसरा आपका जो सैलून्स, ब्यूटी सैलून्स, उसमें आपका बार्बर आ गए, आपके डेंटिस्ट आ गए, फिर आपके अलावा जो मैनिक्योर पेडिक्योर हो रहा होता है, वो भी सब जो है वो आपके कम्युनिकेबल डिजीज का बहुत ज़्यादा सोर्स बन रहा होता है। तो आपने बिल्कुल अच्छी बात सर बताई है कि स्टरलाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सर स्टेप्स भी बताएं कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है, कितना कॉस्टली होता है, और कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि आपका जो आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हो वो वाकई ऑथेंटिक है और वो स्टरलाइजेशन के प्रोटोकॉल को फोकस्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए बिल्कुल, इसका तो एक सबसे आसान सा तरीका ये है कि आप किसी भी जगह जाएं, वहाँ प्रॉपर डॉक्टर की डिग्री चेक करें कि डिग्री है या नहीं है, और प्रॉपर क्वालिफाइड। ये तो बड़ा मसला है ना कि वो कैसे पूछेंगे कि आपके पास डिग्री है कि नहीं है। अच्छा, ये तो बड़ा उमूमन डेंटल क्लिनिक्स में जो है वो डिग्री डिस्प्ले होती है, बट ये कि क्लिनिक के इन्वायरमेंट से और वहाँ के जेस्चर से, डॉक्टर के जेस्चर से आपको पता चल जाता है कि वो क्वालिफाइड है या नहीं है। और स्टरलाइजेशन आप प्रॉपर चेक करें कि वो जो इंस्ट्रूमेंट्स आपके ऊपर यूज किए जा रहे हैं, आया वो पैक्ड पाउच पैक्ड हैं या नहीं है, इवन आपके सामने पाउच टीयर करके यूज किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, या बाकी और दीगर चीजें जैसा एनवायरनमेंट है, आप जहां बैठ रहे हैं वो चीजें प्रॉपर कवर्ड हैं या नहीं है। क्योंकि जहां पेशेंट स्पिट करता है, थूकता है, जहां पेशेंट हाथ पकड़ता है, हैंडल्स वगैरह को हाथ लगाता है, ये सारी चीजें एक पेशेंट के बाद प्रॉपर वॉश की जाती हैं, डिसइंफेक्ट की जाती हैं। इवन जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं उनको डिसइंफेक्ट किया जाता है। पहले डिसइंफेक्शन का प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद उसकी क्लीनिंग करके फिर स्टरलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर होता है जो टाइम टेकिंग भी होता है और एक्सपेंस भी होता है। इसमें डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव है और क्विकरी नहीं है। इसकी वजह बेसिकली एक ये भी है कि उनको ये कॉस्ट ही नहीं होती, कोई उनकी ये कॉस्ट नहीं आती कि वो स्टरलाइजेशन करें, महंगे ऑटोक्लेव खरीदें, स्टरलाइजर खरीदें। और दूसरी चीज ये कि पेशेंट से पेशेंट जो डिजीज ट्रांसमिशन है वो तो डेफिनेटली है, बट वी आर ऑल्सो एट द रिस्क। पेशेंट की डिजीज हमें भी लग सकती हैं अगर हम प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, अगर हम स्टरलाइजेशन के प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो वी आर ऑल्सो एट द रिस्क। वो पेशेंट से डिजीज हमें डॉक्टर्स को लग सकती हैं, हमारे स्टाफ को लग सकती। तो हम तो समझें कि अपनी सेफ्टी भी हम करें तो भी दूसरे पेशेंट की सेफ्टी हो जाती है उसके अंदर। चूंकि क्वैक्स को ये सेंस ही नहीं होता कि क्या चीज कैसे स्प्रेड होगी, तो उन्होंने तो इस चीज को फॉलो ही नहीं करना होता। उन्होंने तो सिर्फ एक, आप बिलीव करें कि ऐसे ऐसे क्लिनिक हैं क्वैक्स के जहां मोटर पार्ट्स के टूल्स की तरह, पानों की तरह जो है वो डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक वर्किंग प्रोसीजर से उठाया, दूसरे में इस्तेमाल कर लिया, वहां से तीसरे में इस्तेमाल कर लिया। तो ये डेंटल क्लिनिक में एक डेंटिस्ट्री थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी इस वजह से हो जाती है कि इसकी स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल्स भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं और बहुत थोड़े से एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह वी एट द डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज हम हद तक कोशिश करते हैं कि हम रीजनेबल प्राइसेस के अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट डेंटिस्ट्री लोगों को प्रोवाइड करें। बिल्कुल सर, ईसा लैबोरेटरी देयर इज नो डाउट दैट के दे आर गिविंग द वेरी ग्रेट सर्विसेज एंड इन अ वेरी यू नो के रीजनेबल प्राइसेस, और आपकी पॉकेट को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, आपको ज़्यादा वो नहीं होता कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने में आपको बड़ा दिल दुख रहा होता है ना। तो जाहिर सी बात है, रीजनेबल प्राइस तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपको देना ही है। डॉक्टर आप बताइएगा कि जो कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे सर ने बताया कि स्टरलाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कम्युनिकेबल डिजीज बहुत स्प्रेड, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो मेजर बड़ी बीमारियां हैं, वो कौन कौन सी ऐसी हैं जो हो सकती हैं अगर आप स्टरलाइजेशन ख्याल ना करो तो? ये स्टेरिलाइजेशन की अगर केयर नहीं करेंगे तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो हेपेटाइटिस में आती है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है। देखिए सारी कंटामिनेशन ब्लड और स्लाइवा के थ्रू होती है।
स्लाइवा और ब्लड एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम किसी पेशेंट को सिर्फ एग्जामिनेशन भी कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर उसका स्लाइवा ज़रूर इंटैक्ट हो रहा है। अच्छा, प्लस ये कि अगर उसको ब्लीडिंग गम्स की कंप्लेन है, तो हमने अगर मिरर भी उसको टच किया तो उसके से भी ब्लड निकलेगा। तो अल्टीमेटली स्लाइवा और ब्लड कंटेमिनेशन एक मिनिमम प्रोसीजर जो कि एक चेकअप है, कंसल्टेशन है, उसके अंदर भी हो रही है। तो ऐसी बहुत सारी डिजीज़ें हैं जो कि इसके थ्रू स्प्रेड होते हैं। सिर्फ एक कंसल्टेशन आप करते हैं तो उससे भी स्प्रेड हो जाती हैं। तो कौन कौन सी है? हेपेटाइटिस बी, सी, HIV भी जो है वो, देखिए वो भी स्प्रेड होता है, लेकिन हमारी चूंकि सोसाइटी में एशियन में इतना कॉमन नहीं है ये, तो ये इतना स्प्रेड नहीं होती है। वरना एशिया जितनी भी ईस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। उनके अंदर इसके अलावा देखिए बहुत सारे सोर्स भी होते हैं। पेशेंट को वायरल डिजीजेस बहुत सारी होती हैं जो कि कैंकर सोर्स में आते हैं, और बहुत सारे अल्सर्स होते हैं जो कि ऐसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की डिजीज़ होती है, वो ट्रांसमिट हो सकती है, जो पेशेंट टू पेशेंट सिर्फ टच करने से स्प्रेड होती है। अगर उसका एक भी कोई कंटेंट है जो लगा है, इंस्ट्रूमेंट पर टच हुआ है, वही बैक्टीरिया और उसको वायरस को ट्रांसमिट कर देगा दूसरे पेशेंट के अंदर। बिल्कुल सही, अगर आपने उसे वॉश नहीं किया है तो। सर, जिस तरह आपने ये बताया कि आप डॉक्टर्स भी रिस्क पर होते हैं, डेंटिस्ट भी रिस्क पर होते हैं बीमारियों में, तो इसी तरीके से मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जो से यही कहूँगी कि जिस तरह जो है वो आपने बताया कि डॉक्टर्स भी हाई रिस्क पर होते हैं, तो TB है, इसके अलावा जो है कोविड-19 ये, और इसके अलावा जो भी ब्रीथेबल डिजीज़ होती हैं जो आपके सांस के ज़रिए, तो डेंटिस्ट जो होते हैं वो सबसे हाई रिस्क पर होते हैं। तो एक ये भी चीज़ होती है कि आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट होता है पेशेंट के साथ, तो ये भी तो बहुत ज़्यादा होता है ना कि आप डेंटिस्ट जो है जब कर रहा है, प्रोसीजर कर रहा है, तो इसमें कितना ज़्यादा रिस्क में है और कितना ज़्यादा है ना कम्युनिकेबल डिजीज़ का बाइस बन सकती है। बिल्कुल, और इस हवाले से चूंकि आपने कोरोना का, कोविड का जिक्र किया, तो हमने इस दौरान सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर किया कि हम एक तो लोगों की सर्विसेज को भी डिस्कनेक्ट ना करें, कंटिन्यू करें। ट्रीटमेंट भी लोगों की ज़रूरी है, अगर किसी को कोई पेन है, प्रॉब्लम है, तो ट्रीटमेंट भी देनी है, और साथ साथ कोविड से बचाव भी करना है। तो उसके लिए पूरा हमारे स्टाफ, डॉक्टर्स पूरे कंप्लीट वो PP किट्स पहनते थे, फेस शील्ड अभी भी स्टिल यूज़ करते हैं, फेस शील्ड यूज़ करते हैं। हर पेशेंट को एंट्रेंस से पहले उसको पूरे सैनिटाइज करवाते हैं, पेशेंट ट्रीटमेंट के बाद पूरी डिसइंफेक्शन होती है। हर तरह से ISO स्टैंडर्ड के प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी हम फॉलो कर रहे हैं स्टरलाइजेशन के लिए। इसके अलावा जो भी कोरोना के सिम्टम्स चेक करने के लिए थर्मल गन यूज़ करते हैं, बायोमेट्रिक टेम्परेचर लेते हैं, तो जो कुछ प्रोटोकॉल्स हम फॉलो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और फिर इसके अलावा कोरोना के ही हवाले से मैं अपनी बात को कहूँ कि कोरोना की वजह से एक इकोनॉमिकल क्राइसिस भी आया है लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं इस बीमारी के हवाले से। तो हमने उसी तवज्जुह से अभी रिसेंटली अपनी डेंटल तमाम प्रोसीजर्स के ऊपर 20% ऑफ भी हमने ऑफर किए लोगों को, कि जो भी प्रोसीजर है आपकी डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विस इन द गुड फेथ, हम लोगों को 20% ऑफ दे रहे हैं कि तमाम प्रोसीजर्स के ऊपर, ख़ास तौर पर इम्प्लांट्स पर, जो ब्लीचिंग प्रोसेस है, स्केलिंग प्रोसेस है, रूट कैनाल्स हैं, फिलिंग्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग, जो सर्जरीज हैं, सारी ट्रीटमेंट के ऊपर डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज 20% ऑफ प्रोवाइड करते हैं। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़। आप जितने भी प्रोसीजर्स हैं उस पर आप 20% डिस्काउंट दे रहे हैं ईसा लेबोरेटरी के तवज्जो से, दैट्स ग्रेट। तो वाइटनिंग और स्केलिंग पर भी हो रहा है? जी बिल्कुल, ऑल तमाम प्रोसेस पर, ऑल ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स जो भी हैं वो तमाम के ऊपर मिलेगा। और ख़ास तौर पर इम्प्लांट्स के ऊपर हमने स्पेशल पैकेज भी दिया हुआ कि इम्प्लांट के ऊपर 20+ ऑफर है उसके ऊपर, कि जो है वो 20% से भी ज़्यादा आई थिंक। तो बिल्कुल तमाम प्रोसीजर्स जो हमारे डेंटल विसिनिटी में कवर होते हैं उन सब के ऊपर ऑफ हम दे रहे हैं। बेसिकली डेंटल ईसा सर्विसेज की 5 ब्रांचेज हैं डिफरेंट अलग अलग लोकेशंस पर, और 2 भी हमने रिसेंटली ओपनिंग की है इसी सितंबर के दिस मंथ। तो टोटल अब 7 ब्रांचेज हैं। हेड ऑफिस हमारा नॉर्थ नाज़िमाबाद में है, ब्लॉक H में। तो अंडर वन रूफ OPG भी अवेलेबल है, कंसल्टेशन OPG की साथ साथ कंसल्टेशन फ्री होती है। प्लस ये कि जो भी प्रोसीजर हैं वो आपको स्टेट ऑफ द आर्ट डेंटिस्ट्री मिलती है एट रीजनेबल प्राइसेस। और ख़ास तौर पर ये कि अभी राइट नाउ हम जो है वो पैकेज का भी हमने ऐलान किया है कि 20% ऑफ है फॉर ऑल। ओह दैट्स ग्रेट सर, और बहुत अच्छी बात है कि ऑलरेडी आपके तो रीज़नेबल प्राइजेज हैं, और अगर आप डिस्काउंट पे करेंगे तो वो सबके लिए, यानी जो मिडिल क्लास तबका है या फिर जो भी नॉन अफोर्डिंग लोग हैं, उन सब के लिए जो है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मीन वाइल ये लोग अपनी जितनी भी सर्विसेज हैं वो करवा सकते हैं, और आपने जैसे बताया कि कंसल्टेंसी भी जो है वो आप लोग दे रहे हैं। और
आपने ये बात बताई थी कि जो डेंटल प्रोसीजर्स होते हैं उसमें आपका दांत जब निकलवा देते हैं, एक्सट्रैक्शन करवा लेते हैं, उसके फौरी बाद जो है वो आपको दांत लगवाना ज़रूरी है। सर ये तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, लोग इस पर फोकस नहीं करते। तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? आपने बताया था कि दांत निकल जाते हैं और बाद में जो गिरना शुरू हो जाते हैं, बट फिर अगर ना करवाओ लॉन्ग टर्म तक तो बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग के लिए कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? देखिए ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, लेकिन ये कि दांत एक के बाद एक, जब एक दांत आप निकलवा लें और उस जगह रिप्लेसमेंट कोई ना करवाएं, बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट रिप्लेसमेंट मेथड होता है इम्प्लांट करवाना, कि आप जिस जगह से दांत निकला सिंपली वहाँ पर एक इम्प्लांट प्लेसमेंट करवा लें। बट अगर इम्प्लांट नहीं करवा सकते तो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि हम PFM ब्रिजेस लगवा सकते हैं। इवन ब्रिजेस भी ना लगाएं तो हम कहते हैं भाई कम से कम पार्शियल डेंचर लगा लें, निकालने लगाने वाला डेंचर पहन लें वहाँ पर, लेकिन उस स्पेस को खाली स्पेस ना छोड़ें, क्योंकि बाय द टाइम जब टूथ की मूवमेंट हो जाती फिर वो इरिवर्सिबल होती, फिर वो वापस नहीं हो सकती। और उसके अलावा जब अगर वहाँ पे उस जगह को खाली छोड़ दिया जाए तो खाने चबाने के प्रेशर लगने की वजह से फिर वो जबड़े की हड्डी वहाँ से पतली हो जाती है, और फिर ये होता है कि बाय द टाइम जब एक तरफ से दांत ना हो या दांत निकल जाए तो फिर लोग करते ये हैं उमूमन, जो हमने देखा है कि एक तरफ से खाना चबाना शुरू कर देते हैं, यानी मेरी लेफ्ट साइड में पेन है या दांत नहीं है, मैंने इसको छोड़ दिया, अब मैं राइट साइड से सालों साल खाता रहता हूँ। तो फिर सारी चीविंग फोर्स जब एक ही साइड पर लगती है, राइट साइड से यूज करते करते करते, तो ये जो हमारा TMJ है, ये दोनों हड्डी एक साथ खुलती बंद होती है। जब एक तरफ ही फोर्स लगती रहे तो फिर इसके TMJ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यानी दांत की प्रॉब्लम आगे चल के जबड़े की प्रॉब्लम बन जाती है, जो है वो जबड़े का प्रॉब्लम हो जाएगा, और वो आपकी फेशियल जो आपकी अपीयरेंस है फिजिकली वो भी आपका जो है वो अजीब ऑल्टर हो जाएगा, जाती है, और शक्ल में भी थोड़ी तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हम बात करते हैं डेंटल प्रोसीजर की। इसके अलावा आज हम अभी और बात करेंगे कि डेंटल जो भी प्रोसीजर होते हैं वो प्रेगनेंसी में हम करवा सकते हैं कि नहीं करा सकते, और क्या क्या प्रिकॉशंस होती हैं, और कौन से प्रोसीजर जो होते हैं वो हम करा सकते हैं और नहीं करा सकते। जी डॉक्टर साहबा बताइएगा कि प्रेगनेंसी के अंदर आप कोई अगर आपका डेंटल इशू हो गया है, दांत में कीड़ा लग गया है या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ कर रहा है दांत, तो क्या प्रेगनेंसी में, क्योंकि डेंटल प्रोसीजर्स जो होते हैं उसमें आपको एंटीबायोटिक्स भी लेनी पड़ती है ना, कि आपको जो है वो कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो प्रेगनेंसी में क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जिसमें आप डेंटल प्रोसीजर कर सकते हैं, प्रोहिबिटेड हैं? अच्छा देखिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का सबसे सेफेस्ट ट्राइमेस्टर होता है। डेंटल ट्रीटमेंट आपको कोई भी करानी है, इधर आपको एक्सट्रैक्शन करानी है, दांत निकलवाने हैं, या आप रूट कैनाल कराना चाह रहे हैं, या आप स्केलिंग कराना चाह रहे हैं, गम से ब्लीडिंग हो रही है या मुंह से बू आ रही है आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हुई होती है बॉडी, तो आपको बहुत सारे मसाइल प्रेगनेंसी में ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी ट्रीटमेंट करानी है, चाहे वो दांत निकलवाने की ट्रीटमेंट हो, चाहे रूट कैनाल की ट्रीटमेंट हो, या आपको स्केलिंग करवानी है, ये सारे के सारे प्रोसीजर्स सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है सेफेस्ट ट्राइमेस्टर होता है, हम इसमें करते हैं। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है तो हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं जो कि सेफ़ है। लेकिन इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स में भी ये होता है कि हम उसका पेन रिलीव कर देते हैं, चाहे चैम्बर ओपनिंग करके पेन रिलीव कर दें, चाहे एक्सट्रैक्शन करनी अगर बहुत ज़्यादा पड़ती है, कोई जो कि नॉन ट्रोमेटिक हो, जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा कोई बोन रिमूव नहीं करनी पड़ी है, सर्जिकल एक्सट्रैक्शंस नहीं करनी पड़ी है, तो वो हम डिफ़र कर देते हैं टिल द टाइम के पेशेंट फ्री हो जाए, डिलीवर कर दे बेबी। क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम सारे के सारे इमरजेंसी प्रोसीजर्स कर सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट मंथ टिल 9th मंथ। लेकिन अगर फिर भी आपको चाह रहे हैं कि नहीं, आप विलिंगली बहुत सारे डेंटल प्रोसीजर्स कराना चाह रहे हैं, तो वो आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में करा सकते हैं, ये सेफेस्ट ट्राइमेस्टर होता है। प्लस एंटीबायोटिक्स की और पेन किलर्स की जहाँ तक बात है, तो एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स हम पेशेंट्स को देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द केस कि वेदर रिक्वायर्ड है या खाली ट्रीटमेंट से कवर अप हो जाएगा। अगर खाली ट्रीटमेंट ऐसा है प्रोसेस जो कि खाली ट्रीटमेंट से कवर अप हो जाता है, तो हम वो ट्रीटमेंट कर देते हैं और उसके साथ एक पेन किलर दे देते हैं। अगर हम अपनी स्टेरिलाइजेशन को हाईली मेंटेन करें और हमें लगता है कोई ऐसा सपोरेटिव प्रोसेस नहीं है कि पेशेंट के मुंह में कोई ज़्यादा पसी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, ये सब नहीं हो रहा है, तो फिर हम एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डेंटल प्रोसीजर्स प्रेगनेंसी में नहीं करा सकते, सब कुछ करा सकते हैं। इवन फॉर दी एक्सरेज, अगर एक्सरेज की रिक्वायरमेंट होती है तो प्रेगनेंसी में हम वो भी करते हैं। बस सिर्फ ये होता है कि हमें लेड अप्रेंट्स पेशेंट को पहनाने होते हैं, जिससे उनकी प्रोटेक्शन हो जाती है, तो कोई इशू नहीं होता प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट्स का, चाहे वो एक्सरेज हो चाहे कोई प्रोसीजर्स हो।
ओके डॉक्टर साहबा, जैसे आपने बताया कि एक्सरे हम करा सकते हैं, तो एक्सरे तो वैसे भी प्रेगनेंसी में मना होता है ना करवाना, तो क्या मतलब फ्रिक्वेंटली करा सकते हैं या फिर क्या मतलब, क्योंकि ये क्वेश्चन है कि एक्सरेज आर वेरी हार्मफुल फॉर प्रेगनेंसी एज वेल एज आप नॉर्मली भी आप नहीं कराते, अवॉइड कर रहे होते हैं, तो क्या मतलब करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। देखिए, एक्सरे की एक छोटी पेरिएपिकल एक्सरेज होते हैं छोटे से, उसकी इतनी रेडिएशन नहीं होती है जो बॉडी को इफेक्ट करे, ठीक है। वो पर डे अगर 50 एक्सरे, कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, पर डे अगर वो 50 एक्सरे फिल्म एक्सपोज होती है पर डे एक सिंगल पर्सन पे, तब कहीं जाके वो रेडिएशन डैमेज होता है। बट स्टिल प्रिकॉशनरी तौर पे हम प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर हम लेड एप्रन पहनाते हैं, उसके बाद उनको एक्सरे करते हैं, चाहे वो पेरिएपिकल एक्सरे करें चाहे उनका ओपीजी करें। वैसे ओपीजी अवॉइड करते हैं, बट स्टिल अगर रिक्वायर्ड हो तो हम वो भी कर लेते हैं, लेकिन पेशेंट को लेड एप्रन। ओपीजी का क्या और दूसरा वाला जो आपने एक्सरे बताया उसमें क्या डिफरेंस? देखिए, एक एक्सरे होता है जिसमें हमें पूरे जॉ का एक्सरे करते हैं, जो कि ओपीजी एक्सरे कहलाता है। उसके अंदर हमारे सारे हमारे मुंह के जितने भी दांत हैं वो जॉ रिलेशन के साथ आ जाते हैं। प्लस दूसरा एक्सरे होता है पेरीएपिकल एक्सरे कहलाता है। वो छोटी एक्सरे फिल्म होती है, उसके अंदर 2 से 3 दांत या 3 से 4 दांत आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के सामने के दांत हैं या पोस्टीरियर्स है, ऊपर के दांत है या नीचे के दांत है। कहीं के भी अगर हमें लोकलाइज प्रॉब्लम है, एक पेशेंट कंप्लेन करे कि मुझे सिर्फ इसी सेगमेंट में प्रॉब्लम है, तो इस सेगमेंट का हम खाली एक पेरीएपिकल एक्सरे ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई कंप्लेन के साथ आता है जो ये कहता है कि मुझे तो इस क्वाड्रेंट में भी पेन है, इस क्वाड्रेंट में भी पेन है, इस क्वाड्रेंट में भी पेन है, देन डेफिनेटली फिर हमें एक ओपीजी एक्सरे हम करवा लेते हैं। उस ओपीजी का बेनिफिट ये होता है कि एट अ टाइम एक सिंगल एक्सपोजर के अंदर हमें मल्टीपल टूथ देखने को मिल जाते हैं, प्लस बोन के साथ उनकी एसोसिएशन भी पता चल जाती है। प्लस ये कि अगर टीएमजे में कोई इशू हो रहा होता है, जॉ में कोई इशू हो रहा होता है, वो भी उसके अंदर आ जाता है। फिर फर्दर और टीएमजे इशूज़ के लिए हम फर्दर मोर एक्सरेस करा लेते हैं अगर रिक्वायर्ड होता है। बट ये कि बेसिक अगर बेस लाइन चेक करनी है तो ये ओपीजी एक्सरे यूज़ हो जाता है। ठीक है। और जैसे क्या होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर या फिर आपने बताया जैसे कि हार्मोनल चेंजेस हो जाती हैं, तो डेंटल प्रोसीजर्स भी जो होते हैं उसमें भी आपको हार्ट का और ब्लड प्रेशर का और इन सब चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो हो सकता है कि अगर आप प्रेगनेंसी में वैसे भी आपका प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो रहा होता है, तो क्या हाइपरटेंशन हो सकता है या हाइपरटेंशन में प्रोहिबिटेड होता है, आप एक्सपेक्शन करें तो क्या ज़्यादा पेशेंट एंजाइटी में चला जाता है कि डर रहा होता है कि उसका कोई प्रोसीजर होने वाला है, तो इसमें क्या आप की जो है वो मतलब गाइडलाइंस कहती हैं? देखिए, हाइपरटेंशन चाहे प्रेग्नेंट वुमन हो या ना हो, इट शुड बी एक सर्टेन लेवल है, ठीक है, कि इतना अगर ब्लड प्रेशर है इस पेशेंट का जो कि क्रॉनिक पेशेंट है, तो उसकी बेस लाइन अलग है कि उसकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स बिल्कुल डिफरेंट है। कोई एक बंदा है जिसको अभी अभी ब्लड प्रेशर स्टार्ट है जो कि क्रॉनिक हाइपरटेंसिव पेशेंट नहीं है, कोई पेशेंट मिडिल एज पेशेंट है या लेट 50s पेशेंट है या मिडिल एज नहीं है, एडल्ट है, तो पेशेंट टू पेशेंट हमारी ट्रीटमेंट प्रोसीजर और ब्लड प्रेशर की रीडिंग वेरी करती है, तो जिसकी वजह से हम डिसाइड करते हैं कि वेदर ये प्रोसीजर इस पेशेंट के लिए सूटेबल है या नहीं। से फॉर सपोज अगर कोई एक मिडिल एज पर्सन है जो कि क्रॉनिक हाइपरटेंसिव है, क्रॉनिकली वो हाइपरटेंशन है, तो उसकी जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग है, अगर वो उसका 90 ब्लड प्रेशर नीचे का है और ऊपर का ब्लड प्रेशर 140 है या 150 है, तो हम उस पर ट्रीटमेंट कर देते हैं। उसमें हम उसको ये नहीं कहते कि आप अपना ट्रीटमेंट को डेफर करें, क्योंकि पेन की वजह से वैसी एंग्जाइटी की वजह से, पेन की वजह से वैसे ही ब्लड प्रेशर हमारा शूट करता है। तो जो क्रॉनिक हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो वो वैसे ही मेडिसिन सुबह और शाम में मेडिसिन अपनी यूज़ कर ही रहे होते हैं, तो हम उनसे ये कहते हैं कि आप अपनी मेडिसिन को खाकर फिर हमारे पास आइएगा ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो फिर हम उसमें उनका प्रोसीजर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम कंडीशन होती है जिसके अंदर हम ट्रीटमेंट को अवॉइड करते हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट्स पे भी, क्योंकि देखिए उनके अंदर ब्लड प्रेशर रुकने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन जो क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी इतनी रेजिस्टेंट हो चुकी होती है, और प्लस ये कि उनके वो हाई ब्लड प्रेशर भी उनकी बॉडी का नॉर्म हो चुका होता है, तो हमें ट्रीटमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो हम उनकी ट्रीटमेंट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि दुनिया भर में प्रैक्टिस ये है कि जब भी अर्ली प्रेगनेंसी में ही गायनाकोलॉजिस्ट आपको रेफ़र करता है कि गो टू डेंटिस्ट और अपना कंप्लीट डेंटल चेकअप कराएं, क्योंकि बहुत सारी मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस जिंजिवाइटिस होती है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से लेट प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो अंडरलाइंग होती हैं बट प्रेगनेंसी में एग्रीवेट हो जाती हैं। तो ये मस्ट है, दुनिया भर में ये प्रोटोकॉल का पार्ट होता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में ही आप अपना कंप्लीट डेंटल चेकअप कराएं, ताकि बाद में आने वाली प्रोसीजर, बाद में आने वाली चीज़ों से पहले बचा जा सके। तो अगर कोई प्रॉब्लम है या एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं कोई फिलिंग है तो उसको फिल करवाएं, कहीं कोई रेस्टोरेशन की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, कहीं अगर रूट कैनाल की ज़रूरत है तो उसको करवाएं, कोई दांत अगर प्रॉब्लमेटिक है उसको निकलवाएं।
क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल का पार्ट होता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में ही कंप्लीट डेंटल चेकअप किया जाए, और इसको एक हमारे यहाँ भी इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हम तो अपने सराउंडिंग के अंदर हम ख़ास तौर पर ज़्यादातर हम ये बात लोगों को सर्कुलेट करते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको ना भी नीड हो, सबसे पहले डेंटल प्रोसीजर्स के लिए डेंटल चेकअप ज़रूर करवाएं, कि आगे अगर कोई आगे ऐसी चीज़ है जो आपको प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो सकती है तो उसको पहले ट्रीट किया जाए। बिल्कुल सही आपने फरमाया कि आपको पहले ही अपना एक वैसे ही जैसे हमने प्रोग्राम की शुरुआत में बताया कि आपका रूटीन चेकअप में होना चाहिए, रूटीन डेली लाइफ में आपका एक पार्ट होना चाहिए। जिस तरह आप लड़कियां जो हैं या फिर हम लोग मर्द आज़ाद जो होते हैं 6 महीने में या 3 महीने में जहाँ भी अपने स्किन के लिए फेशियल करवा लेते हैं या फिर जो भी मतलब उनका प्रोसीजर होता है वो भी कराते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, और बार्बर के पास भी जाते हैं। तो हम लोग को वो रूटीन है ना, हम अपना मतलब अपने पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए हम करते हैं ये सब चीज़ें। इसी तरीके से हमें पार्ट बना लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी का कि हमें डेंटल हेल्थ पर भी इतना ही फोकस्ड होना चाहिए कि 6 महीने में एक बार तो हमें ज़रूरी जाना चाहिए। हमारे यहाँ पे तो लोग ऐसा होता है कि कहीं ज़िंदगी में कोई पहली बार अपनी कोई 40 साल की उम्र में पहली बार डेंटिस्ट्री के लिए जाते हैं, वो भी तब जाते हैं जब उनके दांतों की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती है और दांत बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं, फ्लैट हो चुके होते हैं, तब जाके वो जाते हैं। और तब जाते हैं जब बहुत ज़्यादा क्रोनिक पेन होता है और ज़्यादा तो वो ये करते हैं कि दर्द हुआ तो दर्द की गोली खा ली, बस अब ठीक हो गया, बस अब डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है कि मैंने बहुत सारे डेंटिस्ट्री प्रोग्राम किए हैं जिसमें मुझे एक चीज़ सीखने को मिली है कि डेंटिस्ट्री एक ऐसी फील्ड है कि जितना आप डिले करोगे उतनी वो कॉस्टली होती जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ना, इस तरह ये कहते हैं कि डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव नहीं, इग्नोरेंस एक्सपेंसिव होती है। बिल्कुल सही बात है कि आप इनिशियली अगर आपने मतलब दांत को ख़राब होने से बचा लिया, शुरुआत में ही आपने उसकी इतनी अच्छी केयर की, तो जाहिर सी बात है आपको एक्सट्रैक्शन की तरफ या फिर इम्प्लांट की तरफ तो नहीं जाना पड़ेगा ना, अगर आपने शुरू में ही केयर कर ली। शुरुआत में सर जैसे क्या इनिशियल साइन क्या होते हैं दांत ख़राब होने के? देखिए, दांतों में जो ना कुछ नेचुरल गड्ढे होते हैं जो खाने चबाने में मदद देते हैं, वो हमारा खाना उन गड्ढों के दरमियान जाके चबता है। अब उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि कोई भी हम चीज़ खाएं तो वो फंसने की जगह होती है। ख़ास तौर पर कोई ऐसी मीठी चीज़ या स्टिकी फूड, चिपकने वाली ग़िज़ाएँ वहाँ पे जाके फंस जाती हैं। टॉफ़ीज़, कैंडीज़ वगैरह बच्चे छोटी उम्र में खाते हैं, या फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं तो आलू के अंदर, टॉफ़ीज़ के अंदर, कैंडीज़ के अंदर चिपकने की सलाहियत होती है। तो अब वो अगर दांतों की सरफेस पर चिपकी रह जाए और एक बहुत लॉन्ग टाइम तक 6, 8, 10 घंटे तक वो चिपकी रहे, साफ़ ना हो, तो फिर वहाँ पर बैक्टीरिया उस पर तेज़ाब बनाते हैं और फिर वो दांत को गलाते हैं और कैविटीज़ बनने का प्रोसेस शुरू होता है। अच्छा, दांतों में कैविटीज़ जब होती हैं तो सबसे पहली इंडिकेशन ये होती है कि दांतों में खाना फंसना शुरू हो जाता है। उमूमन आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को खाना खाते ही वो टूथपिक ढूंढते हैं कि अब खाना फंसा हुआ है, निकालना है खलाल कर। तो दांतों के अंदर सबसे पहली इंडिकेशन ये होती है कि दांतों में खाना फंसना शुरू हो जाता है। ये खाना फंसना शुरू होना दांतों की सबसे पहली इंडिकेशन है कि आपने सबसे पहले डॉक्टर को विजिट करना है, डेंटिस्ट को विजिट करना है। दूसरी बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ ये है कि दांतों में ठंडा गर्म लगना। ठंडा गर्म लगना एक तो सेंसिटिविटी दांतों की लेयर खुल जाने की वजह से भी होती है, प्लस ये कि अगर किसी दांत में डीप कैविटी है, खाना फंस रहा है और वो कैविटी इतनी ज़्यादा गहरी हो गई है, इतनी ज़्यादा डीप हो गई है कि अब वहाँ पर पानी पीते ही आपको करंट लगने जैसा एहसास होता है, या सेंसिटिविटी होती है, तो इट्स द टाइम कि आपको डेंटिस्ट को विजिट करना है, डेंटिस्ट को चेक कराना है। तो ये इंडिकेशंस हैं जिसको अगर बिल्कुल इनिशियली स्टेज में ट्रीट करवा लिया जाए तो आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम्स ना हो, दांत की रूट कैनाल ना करनी पड़े या दांत निकालना ना पड़े। रूट कैनाल में होता ये है कि फिजिकली वो दांत उसी जगह रहता है, लेकिन हम उसके दांतों की जड़ों को साफ कर देते हैं, यानी जड़ों को डेड करके, दांतों की नसों को डेड करके और फिर फिलिंग करके दांतों के ऊपर कैपिंग करते हैं। तो एक दांत तो अपनी जगह फिजिकल होता है, लेकिन उसके ऊपर एक नेचुरल दांत के ऊपर एक कैपिंग आ जाती है, तो फिर उसके अलग मसाइल हैं। कैपिंग में खाना फंसना शुरू होना या प्रॉपर सफाई ना होने की वजह से उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाना। तो इन सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं कि अगर पहला साइन ही हम उसको कैच करें। अगर दांतों में कहीं खाना फंस रहा है तो उसको सीरियस लें। अगर दांतों में आपको ठंडा गर्म लगने का एहसास है तो उसको सीरियस लें। या अगर मसूड़ों से खून आता है, आपको ब्रशिंग के दौरान मसूड़ों से खून आता है, तो उसको सीरियस लें और अपने डेंटिस्ट को विजिट करें। बिल्कुल सही आपने। डॉक्टर साहिबा, आप हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से डेंटल हेल्थ के लिए मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
देखिए, मैं मैसेज तो हर दफ़ा हम प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा जो फोकस जिस चीज़ पे करते हैं वो ये करते हैं कि आप अपने दांतों की खुद केयर करें, रादर देन ये कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं। यानी खुद केयर में आपको सबसे पहले अपनी हाइजीन की केयर स्टार्ट करनी है, ब्रशिंग से करनी है। आप जितनी अच्छी ब्रशिंग रखेंगे, जितनी अच्छी फ्लॉसिंग करेंगे, यू नेवर नीड टू गो फॉर अ डेंटिस्ट। सेकेंडली, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो अर्जेंट बेसिस पे आप डेंटिस्ट को भी कंसल्ट करें। ऐसा नहीं है कि आप इग्नोर करते रहें। कुछ लोगों को दांतों में पेन होते हैं तो वो पेन किलर्स यूज़ कर लेते हैं, या फिर क्लोव ऑयल यूज़ कर लेते हैं, या फिर क्लोव्स यूज़ कर लेते हैं, जिससे उनका पेन टेम्परेरीली सबसाइड हो जाता है, बट वो फर्दर मोर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। तो आपकी मुंह की सेहत आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी की सेहत होती है, तो इसलिए अपनी मुंह की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, यानी अपनी दांतों की सफाई का ख्याल रखें, जो कि घर से शुरू है। और उसके बाद फिर सेकेंड स्टेज पे आती है कि डेंटिस्ट के पास आप फ्रीक्वेंटली विजिट करें और उनसे अपने ट्रीटमेंट्स को प्रोसीड करवाएं। सर, आप क्या प्रोग्राम में मेरे प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल जी, हमारा मैसेज बीइंग अ डेंटिस्ट यही है कि दांतों की केयर करें, दांतों की हिफाजत करें। आज अगर आप इसकी हिफाजत करेंगे तो कल आप सारी परेशानियों से बचेंगे, वरना दांतों का दर्द बिलीव करें इतना दुख देता है, इतना पेन देता है कि वो आपको अच्छा खासा जो है ना वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बिल्कुल सही आपने बताया, और मैं भी यही बताऊंगी कि स्माइल जो होती है ना वो आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा होता है, और आपके दांत खूबसूरत होंगे, शाइनी होंगे और आपके दांत हेल्थी होंगे तो आप जाहिर सी बात है जब स्माइल करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी और ग्रूम हो जाएगी, आप और अच्छे लगेंगे, और आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो लोगों पर जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट कर रही होती है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने दांतों का ख्याल रखें और अपनी हाइजीन का भी ख्याल रखें और ओरल हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखें। इसके साथ साथ अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।